ठीक है ना। वो बोल रहा है कि ना रॉकेट फायर किया गया तो सैटेलाइट से, तो उसका स्पीड जो है ना √3/2 हो जाता है। तो जब उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो रेडियस चेंज नहीं हो जाएगा। मान लो पहली बार में ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है v, पहली बार में मान लो ऑर्बिटल वेलोसिटी v है विच इज इक्वल टू gm/re√। दूसरी बार में ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होगा √3/2 v। अब √3/2 v कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू √gm/r होना चाहिए, है ना। इंप्लाइज √3/2 ये जो v है, v का वैल्यू क्या है, v इज इक्वल टू √gm/re। v का वैल्यू क्या है √gm/re, तो बस यहाँ पे पुट कर लेना है। समझ में आया ना। यस सर। farthest distance from the center of the earth that the satellite will reach is r, है ना। so that is equal to √gm/r। ठीक है, तो √gm कैंसिल कर दो, ठीक है ना। implies √3/2re is equal to √1/r। तो अंडर रूट हटा लो, सो 3/2re, है ना, इज इक्वल टू r, सॉरी इज इक्वल टू 1/r, है ना। तो r आ रहा है 2re/3 आ रहा है। ऑप्शन में आ ही नहीं रहा आंसर। तो √3/2 लार्जर। तो इससे तो डेफिनेटली ऑप्शन में नहीं आ रहा ना। ठीक है, नहीं इसको सर। देखते हैं, बाद में देखते हैं, है ना। सो है ना, सो कीप इट फॉर रिव्यू। इसको रिव्यू के लिए भी रखो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं पहले। बाकी सब लोग आगे क्या, अरे मधेश कहाँ गया, उसको कॉल करो यार। हाँ ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ, ये सही क्वेश्चन है ना। रॉकेट हैज टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम अर्थ in such a way that it never returns, है ना। if E is the minimum energy delivered by the rocket launcher, what should be the minimum energy that the launcher should have if the same rocket is to be launched from the surface of moon, है ना। density of earth and the moon are equal and that the earth's volume is 64 times the volume of moon, है ना। वो क्या बोला, rocket has to be launched from the earth in such a way that it never returns, ताकि वो कभी रिटर्न ही नहीं कर रहा है, मतलब वो तो एस्केप ही कर रहा है, ठीक है ना। E is the minimum energy, E is the minimum energy delivered by the rocket launcher, and what should be the minimum energy that the launcher should have if the same rocket is to be launched from the surface of the moon। अब उसको अगर मून के सरफेस से लॉन्च करना पड़ा, ठीक है ना, तो फिर रॉकेट लॉन्चर के पास कितना एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि उसके पास एनर्जी अगर अर्थ से लॉन्च करा है तो ई है, ठीक है ना। तो मतलब बेसिकली हमें पता है, जब हम है ना इसके वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। अर्थ के सरफेस से लॉन्च करता है रॉकेट लॉन्चर रॉकेट को, तो उसको ई एनर्जी चाहिए। मून के सरफेस से लॉन्च करेगा तो रॉकेट लॉन्चर को के पास कितना एनर्जी होना चाहिए, मतलब रॉकेट को देने के लिए ना। और अर्थ और मून का डेंसिटी, है ना, और वॉल्यूम का रिलेशन यहाँ पे गिवन है, डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन यहाँ पे गिवन है। समझ में आया, ठीक है। सो होपफुली तुम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा, ठीक है ना बच्चों। तो अगर क्वेश्चन लिख लिया है तो बेसिकली क्या ना, अर्थ के सरफेस पर क्या होता है -g
जब हम है ना एस का वेलोसिटी निकालते हैं प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ ये जो रॉकेट का एनर्जी है वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई, सॉरी इज इक्वल टू 0, ये होता है ना। अब रॉकेट लॉन्चर के पास कितना एनर्जी होना चाहिए रॉकेट को देने के लिए? रॉकेट लॉन्चर रॉकेट को एनर्जी कितना दे रहा है? ये वाला एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब वो एनर्जी है ई, है ना। तो इसका मतलब है यहां से मुझे मिलेगा कि माइनस जी एम स्मॉल एम बाय आर, ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है रॉकेट का, दैट शुड बी इक्वल टू द एनर्जी दैट इज बीइंग गिवन टू इट, है ना। मतलब ई का वैल्यू कितना है अर्थ की सरफेस पर? जी एम एम बाय आर, है ना। फॉर अर्थ, अर्थ में क्या होगा? E इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ रॉकेट बाय रेडियस ऑफ अर्थ, यही बेसिक चीज है ना, बाय रेडियस ऑफ अर्थ। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो दैट Yes, sir. इंप्लाइज, तो दैट इंप्लाइज है ना, ये जो E है, तो इसका मतलब है ये जो E है जो जी एम ई एम बाय आर ई है ना अर्थ के सरफेस पर, ठीक है ना। तो इसको हमें चाहिए कि ना मून से अगर मतलब लॉन्च किया जा रहा है तो कितना एनर्जी होना चाहिए, तो है ना। तो एनर्जी है ना ऑन द सरफेस ऑफ मून वो कितना होना चाहिए? एनर्जी है ना टू बी गिवन टू रॉकेट so that it escapes moon's gravity, so that it escapes moon's gravity, है ना। so what energy should be given to rocket so that it escapes moon's gravity? तो फिर वहां पे वही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा था ना, लेट द एनर्जी इज इक्वल टू ई डैश। मान लो वो जो एनर्जी है वो ई डैश है, ई डैश एनर्जी है मून की सरफेस पर, वो क्या कितना होना चाहिए? दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम इंटू मास ऑफ मून, ठीक है ना, इंटू मास ऑफ है ना द रॉकेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून, ठीक है ना। तो अगर हम कुछ बेसिक कैलकुलेशंस करें यहाँ पे, है ना, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मून, है ना, बट वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मून। तो बेसिकली मास ऑफ अर्थ जो है, बेसिकली अपना जो अर्थ का जो मास है ना, सर मून का रेडियस अर्थ बाय 4। हाँ मास ऑफ अर्थ, ठीक है ना। तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है ना। सो मास ऑफ अर्थ बेसिकली इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू 64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है ना। अब मास ऑफ मून क्या है? मास ऑफ मून जो है ना, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है ना। मास ऑफ मून जो है दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ मून। तो मास ऑफ अर्थ कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 64 टाइम्स इनटू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ मून। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू मास ऑफ मून। सो मास ऑफ अर्थ क्या है? दैट इज 64 टाइम्स मास ऑफ मून, ठीक है ना। तो मास ऑफ अर्थ जो है दैट इज 65 टाइम्स 64 टाइम्स मास ऑफ मून। तो मास ऑफ मून क्या होगा? दैट इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ बाय 64। सो माइनस जी मास ऑफ मून होगा मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ रॉकेट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 64 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। अब रेडियस ऑफ मून और अर्थ का ना रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब, दैट इज इक्वल टू 64 टाइम्स इंटू 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून क्यूब,
4/3 कैंसिल कर लो, तो रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून, है ना। तो रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ बाय 4, सो दैट इज इक्वल टू माइनस, और ना ई इज इक्वल टू, सॉरी ये तो प्लस में आएगा क्योंकि हमने ई यहाँ पे निकाला है वो प्लस में है, तो ई डैश भी हमको प्लस में लिखना है, सो दैट इज इक्वल टू जी mass of earth into small m by 64 times mass of radius of moon is equal to radius of earth by 4, so ये हो गया 16, है ना। तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स, है ना, सॉरी ये हो जाएगा जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय 16 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये कितना हो गया ई बाय 16। तो उसके पास है ना ई डैश कितना आ रहा है फाइनली, ई डैश आ रहा है ई डैश इक्वल टू ई बाय 16, तो मून के सरफेस पर उसके पास कितना एनर्जी होना चाहिए, ई बाय 16 होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। मतलब ये थोड़ा लेंथी था, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं था, है ना। एक तो कॉन्सेप्ट यूज करना है, और इसके वेलोसिटी के लिए कितना एनर्जी देना पड़ता है, इसके वेलोसिटी के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है काइनेटिक एनर्जी, है ना, वो टोटल एनर्जी को 0 बनाना चाहिए, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है सरफेस पे ऊपर अर्थ और वो मास सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बराबर होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, वो इक्वेशन यूज करना है ना। तो हाफ mv² जो है वो एनर्जी ई हो गया, सो दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इन द सरफेस, तो सेम फॉर्मूला मून के सरफेस पे यूज करो। और ना अब एनर्जी का रेशियो निकालने के लिए मून का रेडियस अर्थ का रेडियस का रिलेशन, मून का मास अर्थ का मास का रिलेशन, दोनों फाइंड आउट करो, है ना, तो उसको यूज कर लो, समझ में आया ना। Yes, sir. Is it clear? So can we move to the next question? Yes, sir. अरे यार, गलती से मैंने पेज ऐड कर लिया बीच में, अभी आगे पेज नंबर 8 में। अच्छा, ये एक 2018 का क्वेश्चन ऑनलाइन का, बॉडी ऑफ मास m is moving in a circular orbit of radius r about a planet of mass capital M, है ना। तो in a circular orbit of radius r about a planet of mass capital M, at some instant it splits into 2 equal masses, अब split हो गया कहीं पे 2 equal mass में, first moves in a circular orbit of radius r/2, other mass in a circular orbit of radius 3r/2, difference between the final and initial total energies, टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना है बच्चों, है ना। देखो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम का वो कितना होता है, माइनस जी, है ना, स्मॉल m, माइनस जी, है ना, m स्मॉल m बाय r होता है ना। हमें ये पता है पोटेंशियल एनर्जी इतना होता है, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना होता है सिस्टम का, माइनस जी एम स्मॉल m बाय 2r। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल एनर्जी पूछा है, सो यू शुड टेक इनटू अकाउंट, है ना, कि क्या पूछ रहा है, डेटा पहले प्रोसेस करो दिमाग में, है ना। तो डेटा प्रोसेस जब कर रहे हैं ना, तो ये हमको मिला है ना, यहाँ पे टोटल एनर्जी हमको यूज करना है, ठीक है ना। यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन टोटल, difference between the total final and initial energies, final and initial total energies, है ना। So initially mass m is moving in a circular orbit of radius r, तो इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा माइनस जी एम एम बाय 2r, है ना। तो इसका मतलब है इनिशियल टोटल एनर्जी कितना है, ई आई इज इक्वल टू माइनस जी एम इंटू स्मॉल m बाय r, लेकिन है ना इट इज बट द फर्स्ट splits into 2 equal masses, है ना। तो जो बॉडी ऑफ मास m है वो 2 इक्वल मास में स्प्लिट हो रहा है ना। So this body which is of mass m
is splitting into two equal masses, है ना। तो वो जो बॉडी था जिसका मास m है ना, अब स्प्लिट हो गया दो इक्वल मासेस में, एक हो गया m/2, तो दूसरा भी हो गया m/2। समझ में आया ना। ये m/2 का रेडियस क्या है, r/2। ये m/2 का रेडियस क्या है, 3r/2। तो फिर तो हम फाइनल एनर्जी निकाल सकते हैं ना। फाइनल एनर्जी क्या होगा, दोनों मास m/2 का एनर्जी माइनस जी कैपिटल M m/2 डिवाइडेड बाय r/2, अगेन प्लस माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m, है ना। फिर से वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू हाँ कैपिटल M/2 सॉरी डिवाइडेड बाय उसका रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, 3r/2। सर बाई 2 रहेगा एक और ना नीचे टोटल एनर्जी। हाँ टोटल एनर्जी है ना, हाँ बाय 2 रहेगा, तो यहाँ पे एक 2 रहेगा और यहाँ पे भी एक 2 रहेगा, ठीक है राइट ना, सर। है ना। तो फिर है ना हमारे पास फाइनल एनर्जी कितना आ रहा है, फाइनल एनर्जी जो है ई फाइनल दैट इज इक्वल टू ये 2 कैंसिल माइनस GMM/2r माइनस GMM/2r, फिर माइनस यहाँ पे अगेन 2 कैंसिल GMM कितना आ रहा है, ये 3r आ रहा है। 6r सर, वहां पर भी 2 है। कहाँ पे 2 है, 6r होगा सर, वहां पर भी 2 है ना एक तो। अच्छा हाँ हाँ हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस GMM/6r, ठीक है ना। तो टोटल आ जाएगा यहाँ पे -3 -1 -4 GMM/6r और दैट इज इक्वल टू -2 GMM/3r। ये फाइनल एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी है GMM/2r, ठीक है ना। अब दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो GMM/6r आएगा। अब 6r का दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है, वो तुमको फाइंड आउट करना है, EF माइनस EI, सो दैट इज इक्वल टू -2, तो ये पॉजिटिव आएगा, नहीं नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा बाय 3r, क्योंकि ये जो है ये ज्यादा है, फिर माइनस ऑफ माइनस GMM/2r, ठीक है ना। तो ये वाला प्लस हो गया, सो -2 GMM, है ना, बाय 3r प्लस GMM/2r, so that is equal to G minus GMM/6r, -4 + 3 आएगा एलसीएम लेने के बाद, है ना, बाय 6r। तो ऑप्शन सी आर, बेसिक क्वेश्चन है बस, है ना। इसने जानबूझ के ना मास को फोड़ दिया, रेडियस अलग अलग बना लिया, ठीक है ना, एनर्जी का डिफरेंस निकालने के लिए, फिर एनर्जी का डिफरेंस पूछ रहा है। बस इसमें हमको क्या देखना है ना, you have to properly implement the formula of total mechanical energy। ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है ना। क्वेश्चन से तुमको हर तरह का चीज पूछ सकता है ना। तो क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे बेस कॉन्सेप्ट क्या था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, है ना, फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है ना बच्चों, इज दैट क्लियर। Yes, sir. यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे क्या हुआ,
अच्छा, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट ए हाइट h, है ना। सैटेलाइट जो है बच्चों, इससे पहले सबको प्रॉपरली सब कुछ समझ में आया था ना। Yes, sir. फिर Yes, रिवॉल्व कर रहा है अभी सैटेलाइट, है ना। इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट a height h from the earth surface such that h is less than capital R, where R is the radius of the earth, है ना। Assuming that the effect of Earth's atmosphere can be neglected, the minimum increase in the speed required that the satellite could escape from the gravitational field. मिनिमम, है ना। तो हमें चाहिए, क्या चाहिए वहां पे, मिनिमम इंक्रीज इन द स्पीड। स्पीड में कितना इंक्रीज होना चाहिए, मिनिमम, ठीक है ना, सो दैट, है ना, इट कुड एस्केप। h लेस देन r दिया है, तो कोई बात नहीं है सर ना। आंसर ए। आंसर ए है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको ना हम अप्रोक्सीमेशन पहले से नहीं लेते, बिकॉज मान लो जी डैश जो है, जहां पे वो रिवॉल्व कर रहा है ना। अच्छा, जहां पे वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होना चाहिए वहां पे। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है जी एम बाय अंडर रूट ऑफ आर। यहाँ पे क्या होगा, जी एम बाय अंडर रूट आर प्लस एच, ठीक है ना। सो दैट इज इक्वल टू, है ना, ये जो जी एम बाय अंडर रूट आर प्लस एच है, एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, है ना, इसको ऐसे कर सकते हैं कि अंडर रूट, इसको ऐसे ले सकते हैं, अच्छा, वो स्मॉल जी के टर्म्स में पूछा है ना, दे हैव आस्क्ड यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी, ठीक है ना, स्मॉल जी के टर्म्स में पूछा है वो, ठीक है। तो बेसिकली अगर मान लो ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट होता है जी एम बाय आर, है ना, तो इसको इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वी कैन टेक इट एज जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू आर। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी आर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब है ये जो अंडर रूट जी एम बाय आर प्लस एच है, उसको हम आर स्क्वायर मल्टी डिवाइड करके, आर स्क्वायर डिवाइड करके फिर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सर आंसर डी आर। आंसर, हाँ, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन बाद में लगाना है ना। नहीं सर, पहले भी लगाएंगे तो डिफरेंस पूछा है, वो फाइनल स्पीड निकाल दिया। अच्छा, वैसा आ रहा है क्या, तो फिर एस के वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो फिर यहाँ पे ना, पहले तो एस के वेलोसिटी फाइंड आउट कर लो। एस के वेलोसिटी क्या होगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाय 2r है। तो जी के टर्म्स में इसको कैसे लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी। 2 GM/R। अच्छा, 2 GM/r है, एस के वेलोसिटी 2 GM/r है। तो 2 GM/r जो है, 2 GM/r को यहाँ पे आर स्क्वायर लिख के यहाँ पे r लिख सकते हैं। तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 GR आ रहा है इसके वेलोसिटी, है ना। तो उसको हमें पता क्या है कि कैन बी नेग्लेक्टेड, है ना, मिनिमम इंक्रीज इन द स्पीड रिक्वायर्ड, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट जी आर है, उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है अंडर रूट जी आर है, लेकिन अर्थ को, मतलब लेकिन एस्केप करने के लिए कितना वेलोसिटी चाहिए, रूट 2 GR। तो इंक्रीज इन वेलोसिटी क्या होगा, रूट 2 GR माइनस अंडर रूट जी आर। समझ में आ रहा है ना बच्चों। यस सर। तो बेसिकली इंक्रीज इन वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज इन वेलोसिटी इक्वल टू
है ना, √2 GR माइनस √GR, ठीक है ना। सो दैट इज इक्वल टू √2 - 1 टाइम्स √GR, ठीक है। समझ में आया? तो हो गया, ढेर सारे क्वेश्चंस हो गए, है ना। अब एक बहुत मतलब लंबा क्वेश्चन है, वो बेस्ट क्वेश्चन है, वो मैं, है ना, तुम लोगों को कल दे दूंगा, ठीक है। कल पहले वो दे दूंगा, तुम लोग वो बनाते रहना, या फिर क्लास के एंड में दूंगा। तो कल से हम स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो भी सर और एक कल इम्पोर्टेंट क्लास चैप्टर है। हुआ? सर हाँ? अभी दे दीजिए, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अभी दे दें? अभी स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है। कल क्लास ना, हाँ कल क्लास, अरे देखो, मेरा क्लास कितने बजे होता है? अभी 10 बजे। 9 बजे होता है ना, 9:30 बजे, 9-10 मेरा। कल सैटरडे है ना, यस सर। सैटरडे तो मेरा पहला क्लास होता है ना तुम्हारे यहाँ पे। यस सर। तो होता 9:10 में होता है ना। यस सर। तब तक तो पूजा नहीं होता है ना, पूजा तो उसके बाद होता है। तो मेरा क्लास करके पूजा करें ना, ठीक है, वो एक्स्ट्रा क्लास है। क्या सर बोल रहे पूजा हो? तो सुबह सुबह होता है ना। कल कैसे हाँ? क्लास? पूजा पूजा, तो सुबह। अरे पूजा 12 बजे होता है ना। वह होता है सर। 12 बजे कौन पूजा करता है? अरे मैं करता हूँ। हमारे घर में पूजा सुबह नहीं 7 बजे होता है सर, क्लास में डिस्टरबेंस नहीं आएगा। अच्छा, मतलब 9 से 10:30 के बीच में तो पूजा नहीं होता ना। नहीं सर, क्लास के टाइम में हम पूजा करते ही नहीं। या तो बिफोर 9 होगा पूजा, है ना, या फिर 1 होगा। या तो आफ्टर 11। हमारे इंस्टीट्यूट में पूजा आफ्टर 11 होता है, ठीक है। यहाँ पे कोयल नगर में पता नहीं डीएमएफ का क्या होगा, डीएमएफ में अभी तो तुम लोग हो नहीं, होते तो फिर देखते, ठीक है ना। सर एग्जाम एग्जाम परसों होगा ना। सर टाइम टाइम परसों इवनिंग को। और सर ये कब जाना है, खुलेगा कब इंस्टीट्यूट? खुल जाएगा 10 तारीख तक, ठीक 10। है। हम्म। ये हैंग कर गया, क्या हुआ? ये पेज ही ओपन नहीं हो रहा है। मैं कहाँ पे तुमको क्वेश्चन ला के दिखाऊं? और व्हाट्सएप में दे दीजिए फिर। वो क्या रहा है? सर केमिस्ट्री क्लास का लिंक आ गया। लिंक आ गया? हाँ सर। ठीक है, तो मैं भेज दूंगा रात को, ठीक है। रात को नहीं सर, अभी भेज दीजिए। अभी दे दूं? रुको, एक काम करता केमिस्ट्री हूँ, एक काम करता हूँ, रुको। हाँ रुको, हाँ ये आ गया ना। थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, मैं दे देता हूँ। वो ढूंढना पड़ेगा ना, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। सर ठीक है, भेज दीजिए सर व्हाट्सएप में। रुको रुको रुको, अब बोला है तो अभी दे देता हूँ, रुको। अरे भाई, 1 घंटा क्लास चला कि नहीं? अरिहंत अरिहंत कहाँ गया यार? या तो अरिहंत मिल जाए, या तो दिशा मिल जाए। अरे ये गलत गलत गलत, कहाँ गया? दिशा दिशा दिशा, अरे वो अभी मिल नहीं रहा है। ठीक है सर, व्हाट्सएप में भेजिएगा। थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, ओके सर। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सर। बाय बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। या वेलकम।
सर एक डाउट था, हाँ भेज दो। सर छोटा सा है, बता दीजिए। बोलो बोलो। तो कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन का बोलो। सर ये क्वेश्चन आप करवाए थे, हम्म। पेपर में नजर है, आप देख के बता दीजिए। क्या क्वेश्चन है बोलो। सर एक प्लैंक है, उसमें हम्म। एक कोई दो लड़के हैं खड़े हैं। एक वो एंड वाला। में एक आदमी है 40 केजी का, और प्लैंक 30 केजी का है। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन एंड प्लैंक। अच्छा एक का क्या है। सर मैन है 40 केजी और प्लैंक है 30 केजी। अच्छा नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और वो प्लैंक का प्लैंक लेंथ 10 कितना है। प्लैंक का लेंथ 10 प्लैंक का लेंथ 10 है। 10 मीटर। दिख रहा है ना ये दिख रहा है ना बेटा। हाँ, दो दो लोग खड़े हैं क्या या एक ही है। एक ही है एक एंड में। तो दूसरे एंड तक जा रहा है क्या। ऐसा तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस सर दिए क्वेश्चन। हाँ वो दूसरे एंड तक जा रहा है। हम्म। नहीं तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे मतलब कहीं ना कहीं पे तो जाएगा या तो प्लैंक के सेंटर में जा रहा है या तो दूसरे एंड तक जा रहा है। समझ में है ना ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि मान लो ये बंदा जो है एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है। प्लैंक का लेंथ कितना है। 10 मीटर। दिक्कत क्यों हुआ पता है ना क्योंकि तुम्हारे पास क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। नहीं तो नहीं दिक्कत होता। ठीक है। अब ये इसका मास कितना है 40 केजी। 40 kg और ये 30। 30 kg। ठीक है ना। अब मान लो दूसरे एंड पे जा रहा है तो दूसरे एंड पे अगर जाएगा फ्रिक्शनलेस फ्लोर होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन में एक्चुअली मैंने जब बोला था फ्रिक्शनलेस फ्लोर के ऊपर चल रहा है इसलिए क्या होगा ना कि सिस्टम का पूरा मोमेंटम कंजर्व होगा। हाँ। ठीक है। अब ये मैन जब आगे चलेगा तो प्लैंक पीछे जाएगा। तो प्लैंक मान लो आपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना पीछे चला गया x। ठीक है ना। तो अब मैन यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। है ना। तो मैन कितना आ गया तो मैन आ गया यहाँ पे 10 - x। प्लैंक का टोटल लेंथ तो 10 मीटर है ना। समझ में आया। हाँ तो फिर सर वो तो 10 मीटर वो गया ना, तो 10 मीटर लेंगे ना। कैसे। अरे भाई प्लैंक भी तो चल रहा है ना। प्लैंक भी तो पीछे गया ना x। हाँ। तो मैन यहाँ पे आया क्या। मैन यहाँ पे है या यहाँ पे है। प्लैंक के ऊपर ही तो है ना। वो प्लैंक के दूसरे एंड तक जा रहा है। जब वो प्लैंक के दूसरे एंड तक जा रहा है जब वो प्लैंक के ऊपर चलेगा प्लैंक भी तो चलेगा ना उसके फोर्स की वजह से। हम्म। हाँ। तो जब मोमेंटम मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व होता है और इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम होता है इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम 0 होता है तो फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम भी 0 होगा। ठीक है ना। एक कंडीशन पहले बताया था व्हेन p इज कंजर्व्ड। ये उस कंडीशन के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। व्हेन p इज कंजर्व्ड एंड initial momentum of system is equal to final momentum of system is equal to 0। ठीक है ना। then summation of m delta r vector is equal to 0। हाँ तो प्लैंक का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 40 इंटू -x। प्लैंक का मास कितना सॉरी प्लैंक का मास कितना 30। नेट डिस्प्लेसमेंट -x। मैन का मास 40 नेट डिस्प्लेसमेंट 10 - x इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो वो 10 - x क्यों लिया, वही समझ में नहीं आ रहा। अभी भी नहीं आ रहा है। नहीं। अरे मैन का नेट डिस्प्लेसमेंट 10 - x होगा ना। वो प्लैंक के ऊपर 10 मीटर चल रहा है लेकिन प्लैंक पीछे भी तो जा रहा है ना।
तो प्लैंक कितना पीछे गया, एक्स गया ना पीछे, हाँ वो कहाँ पे है, प्लैंक के ऊपर है या प्लैंक के नीचे आ गया, वो पूरा 10 मीटर चला और बाहर में भी जा रहा है वो, प्लैंक में ही है।